करते हैं, अगर इस सेशन को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, जो आपके और आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होगी आने वाले टाइम में। चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले अपने सपनों की। अभी हम लोग एक सॉन्ग भी सुन रहे थे, चांद तारे तोड़ लाऊं। सपने, जब से शादी हुई है, जब से पैदा हुए हैं, तब से हम लोग सपने देखते हैं। कभी एस्ट्रोनॉट बनने का, कल्पना चावला के बारे में सुना तो एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा। सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना तो सचिन तेंदुलकर बनने का सपना देखा। किसी भी बड़े आदमी के बारे में सोचते हैं तो हम सपने देखने लगते हैं उनके जैसा बनना। किसी घर को देखते हैं तो उसके जैसा महल बनाने का सपना देखते हैं। कोई अच्छी गाड़ी देखते हैं तो लगता है यार मेरे पास भी ये चीजें होने चाहिए। किसी के बारे में स्पेशली अगर विदेशों का लोकेशन देखते हैं तो मन में क्या आता है, काश मैं भी यहाँ जा सकता, काश मैं भी शादी के बाद यहाँ जा सकता, काश मैं भी अपने फैमिली को, अपने माता पिता को घुमा सकता। ये सारी चीजें हम सभी के मन में आती है और यही बेसिकली हमारे सपने होते हैं। तो पूरा कैसे कर सकते हैं? सपने पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सपने पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है और पैसों के साथ साथ हमें उन पर्टिकुलर सपनों के लिए सेविंग्स भी करना है। अब क्या पैसे इंपॉर्टेंट है या सेविंग्स इंपॉर्टेंट है? बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन आता है कि पैसे इंपॉर्टेंट है या सेविंग्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको स्पेलिंग में थोड़ा सा टाइपो एरर दिख रहा होगा, ड्रीम्स एस की जगह ए हो गया। तो एनीवे, तो पैसे इंपॉर्टेंट है या सेविंग्स इंपॉर्टेंट है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि लाइफ में मम्मी इंपॉर्टेंट है या पापा इंपॉर्टेंट है। ये इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है और हकीकत में दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां भी अगर हम सपने पूरा करना चाहते हैं तो हमें पैसे कमाने होंगे। या तो हम वर्तमान प्रोफेशन से पैसे कमाएं, हम नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाएं, हम जैसे भी कमाएं, हमें पैसे कमाने होंगे अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं। तो साथ ही साथ हमें उन पैसों की बचत भी करनी होगी। मैं नाम नहीं लूंगा बट आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंसान ने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीता, लेकिन आज के डेट में फिर से वो अपनी उसी पुरानी अवस्था में है जिस अवस्था में वो 5 करोड़ जीतने से पहले था। तो आप कितने भी पैसे आप और हम कमा ले, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर हम अपने पैसों को बचा नहीं सकते, तो हम कभी भी लग्जरी लाइफ की तरफ नहीं जा सकते। मैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के सेशन में एक बात हमेशा बोलता हूं, सेविंग मनी या प्रोटेक्टिंग मनी इज हार्डर देन अर्निंग मनी। पैसों को बचाना पैसे कमाने से मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप पैसे कमाते हैं, मैं मतलब बैंकरों का स्पेशली एग्जांपल दूंगा। जब आप बैंक में जाते हैं तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको कभी इंश्योरेंस तो कभी कुछ के लिए वहां के लोग प्रेरित करते हैं या यूं बोलो फंसाते हैं। बट चूंकि हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। तो पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों को अच्छी तरह से बचाना। अब बचाएं कहाँ? सर कह तो दिया आपने कि पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है, बट पैसे को बचाएं कहाँ? हमें तो यही समझ में नहीं आता पैसे बचाए कहाँ। वेयर टू इन्वेस्ट पब्लिक सेविंग, आई एम कंफ्यूज। बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स जो है, हमने पिछले ट्रेनिंग में भी देखा था, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए ये स्लाइड में दोबारा लेके आओ। इन्वेस्टमेंट का जो यूनिवर्स है वो बहुत 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 बड़ा है, बहुत ही बड़ा है यूनिवर्स। अगर हमें ये नहीं पता कि हम पैसे बचाए कहाँ तो हम बचा भी नहीं सकते। जैसे आप देख सकते हो, गारंटेड रिटर्न के कुछ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हमारे पास है। एफडी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड में जा सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जिसे बॉन्ड मार्केट जनरली बोला जाता है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। नॉन गारंटेड रिटर्न्स भी होते हैं जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, सेक्टर फंड, डेट म्यूचुअल फंड वगैरह आते हैं। स्टॉक्स, शेयर्स की हम बात करते हैं, शेयर्स वगैरह आते हैं। गोल्ड है, गोल्ड आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड और फिजिकल, मतलब फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के भी थ्रू ले सकते हैं।
ETF इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड। डिटेल्स में हम इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। कमोडिटी म्यूचुअल फंड के द्वारा ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट के द्वारा ले सकते हैं। कमोडिटी क्या होता है? आजकल आप लोग देखते होंगे कि कमोडिटी एक्सचेंज चलता है, जिसमें कोई सिल्वर खरीद के बैठा हुआ है, कोई गोल्ड खरीद के बैठा हुआ है, किसी ने क्रूड ऑयल खरीदा हुआ है, तो वो कमोडिटी है। और इंश्योरेंस में भी अनेक तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जाए कहाँ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और जनरली 90% जो हमारी इंडिया की जनता है, इनफैक्ट रादर 95% इंडिया की जनता लेफ्ट साइड में जो गारंटेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट है उसमें जाके रहती है। कुछ लोग वहां से निकल के फिक्स्ड इनकम में आते हैं, बॉन्ड डिवेंचर्स में आते हैं, और इक्विटी वगैरह का नाम सुन के लोगों के हौसले पहले ही खराब हो जाते हैं। नहीं सर, इक्विटी नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। पता कुछ नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है। सेम वैसे ही जैसे हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में होता है कि नेटवर्किंग में पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी से बताने चाहिए तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं सर, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का बात नहीं, इसमें पैसे नहीं आते। सेम एज इक्विटी के बारे में भी लोग बोलते हैं। जबकि हकीकत ये है दोस्तों कि अगर हमें एक बड़ा पैसा अपने लाइफ में बनाना है, अपने आने वाले जनरेशन को फाइनेंशियल फ्री करना है, तो वी कैन नॉट इग्नोर इक्विटी। और इंश्योरेंस में भी एक इक्विटी का प्रोडक्ट है, दैट इज यूलिप प्लान। वी कैन नॉट इग्नोर दीज प्लान्स। अब जब भी ये बातें आती है तो मन में आता है सर सब बात तो सही है, रिटर्न कितना आएगा? तो चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। रिस्क वर्सेस रिटर्न हमने पिछले सेशन में भी देखा था, एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर हम बात करें तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो स्क्वायर में घेरा हुआ है, डायरेक्ट इक्विटी 10 से 15% का रिटर्न देता है। बैलेंस म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो 10 से 15% के रिटर्न देते हैं। इसके अलावा आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लीजिए, डबल डिजिट रिटर्न उनके नहीं। तो क्या हमें आंख बंद करके इक्विटी में जाना चाहिए, या हम जाए कैसे? क्योंकि हमें पता भी तो नहीं है। बात कर रहे हैं इक्विटी का, तो सर कौन सा शेयर खरीदें? अब यहाँ पे मैं कुछ कंपनियों के एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई एम अ बिग फैन ऑफ डायरेक्ट इक्विटी, लेकिन सबसे बड़ी आयरनी क्या है डायरेक्ट इक्विटी में? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप अगर ध्यान से सुने। एक कंपनी हुआ करती थी हिंदुस्तान में, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम किसी के घर भी शादी हो, दूल्हे को अगर घड़ी दी जाएगी तो HMT की दी जाएगी। वो शान था उस कंपनी का। आज वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, बंद हो चुकी है। एक कंपनी हुआ करती थी IT में, बहुत बड़ा नाम था, सत्यम कंप्यूटर्स। आज वो कंपनी मार्केट से गायब है। उस कंपनी के शेयर्स खत्म हो चुके हैं, उसका मर्जर हो चुका है टेक महिंद्रा में। एक कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है, INLFL, और इस कंपनी ने अभी अभी रिसेंटली फ्रॉड किया है। एक बहुत बड़ी एविएशन कंपनी थी, दो, एक किंगफिशर एयरलाइंस और एक जेट एयरवेज। आज ये कंपनियां कहाँ है? किसी टाइम ये ब्लू चिप कंपनियां हुआ करती थी। सो अगर हम इक्विटी में पैसे लगाते हैं तो सबसे बड़ा एक्सपर्टाइज हमें क्या चाहिए डायरेक्ट इक्विटी में पैसे लगाने के लिए? हमें कब एंट्री करनी है, हमें कब एग्जिट होना है, ये बात हमें पता होना चाहिए। प्लस कहीं भी पैसे लगा रहे हैं तो उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं ना कि वेस्टिज क्यों करना है, क्योंकि यहाँ बाली साहब हैं, यहाँ कंवरवीर जी हैं, यहाँ दीपक सूद साहब हैं। दूसरी कंपनियों के पास ये मैनेजमेंट नहीं है। दोस्तों, कहीं भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो क्या इक्विटी के बारे में हमें पता है कि कौन, जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी का मालिक कैसा है, फ्रॉड है नहीं है? क्या कभी किसी ने सोचा था कि जेट एयरवेज में फ्रॉड होगा? रामालिंगम राजू कुछ गलत करेंगे और सत्यम जैसी इंडिया की ब्लू चिप IT फर्म बंद हो सकती है? नहीं। हकीकत है दोस्तों, आपके और मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने शेयर्स को डेली बेसिस पे वॉच करें। इतना समय हमारे पास नहीं है। ना ही हमारे पास इतना एक्सपर्टाइज है कि हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सके और उसे समझ सके। तो फिर बात वहीं आ जाती है, फिर सर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें।
अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? घनश्याम सर ने लिखा है कि नेटवर्क इशू है। क्या चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। सो अब बात ये आती है कि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें। तो दोस्तों बहुत आसान सा तरीका मैं आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए बता रहा हूं, जहां आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना। जो भी काम करना है सिलेक्शन के टाइम में करना है, बाकी सारा काम आपकी बदले में एक वेल क्वालिफाइड बंदा करेगा, जो जनरली एमबीए एंड आईआईटीएंस दोनों होता है। सो वो कौन सा जगह है जहां हमें इतनी फैसिलिटी मिल सकती है? तो आइए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अब आपसे म्यूचुअल फंड। So what is mutual fund? Mutual fund is a smarter and wiser way of wealth creation. म्यूचुअल फंड क्या है? एक स्मार्टर वे है और वाइजर वे है, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही म्यूचुअल फंड में आते हैं। किस चीज के लिए? वेल्थ क्रिएशन के लिए। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो मैंने इसके कुछ डेफिनेशंस और इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल टुगेदर सॉरी, कुछ बाहर से डिस्टर्बेंस आ रही थी। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो डेट पुल्स टुगेदर द सेविंग ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर हु शेयर्स अ कॉमन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि जो इंसान एक तरह के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं, एक तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको एक साथ लेके आता है। ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल में कि ये है क्या। द मनी दस कलेक्टेड इज देन इन्वेस्टेड इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज शेयर्स, डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटी। जो पैसा आता है ये पैसा शेयर्स और डिवेंचर में इन्वेस्ट किया जाता है, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। ट्रस्टी ओवरसीज द मैनेजमेंट बाय इन्वेस्टमेंट मैनेजर। और एक ट्रस्ट है तो ट्रस्टी होगा, और ट्रस्टी देखता है कि ये इन्वेस्टमेंट क्या सही तरीके से जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है मैनेज कर रहा है या नहीं रहा है। यानी हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का। हमारा रोल सिर्फ एक है कि हम उसमें पैसे लगाएं। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। एक स्पॉन्सर होता है। मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेना चाहूंगा आप लोगों का, भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी का, और उसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर किया एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसे स्पॉन्सर किया। उसने एक ट्रस्ट कंपनी बनाई, एक ट्रस्टी नियुक्त किया, और जिन ट्रस्टियों ने एक एएमसी बनाई। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कहते हैं। म्यूचुअल फंड का एक्चुअल नाम है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और यही ट्रस्टी कस्टोडियन भी नियुक्त करता है, जो जनरली बैंक होता है। एएमसी क्या करती है? एएमसी म्यूचुअल फंड क्रिएट करती है और इसमें लोगों के इन्वेस्टमेंट मंगवाती है। म्यूचुअल फंड के पास अलग अलग फंड होते हैं। सो एएमसी ने एक फंड क्रिएट किया, लेट से लार्ज कैप फंड, और मार्केट में प्रमोट किया कि हमने एक नया फंड, जैसे एसबीआई ने नया फंड लॉन्च किया था, एसबीआई ब्लू चिप, किसी जमाने की बात कर रहा हूं। तो लोगों को बोला है कि हम एक ऐसा फंड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम भारत की टॉप 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भारत की टॉप 30 कंपनियों में, वो हमारा फंड खरीदें। और यही एएमसी एजेंट भी रिक्रूट करता है, जो मैं हूं। यही एएमसी बैंकर रिक्रूट करता है कि कौन सा बैंकर है जो उसके पैसे की लेन देन को देखेगा। यही एएमसी फंड मैनेजर रिक्रूट करता है, जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों। जनरली डुअल डिग्री इनके पास होती है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो मेरे और आपके बिहाफ में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। और यही एएमसी रिक्रूट करती है रजिस्ट्रार को, जो हमारी फंड को बेसिकली हमें सर्विसेज, अकाउंट स्टेटमेंट भेजना, हमने उसे खरीदा, यूनिट एलोकेट करना, ये सब काम होता है रजिस्ट्रार का। म्यूचुअल फंड के पास दो रजिस्ट्रार है, एक कार्बी है और एक कैम्स है। आगे देखेंगे इनके बारे में। और फंड मैनेजर जो भी शेयर्स खरीदता है मेरे और आपके बिहाफ में, ये एएमसी के पास नहीं होती, ये होती है कस्टोडियन के पास।
सो कस्टोडियन एज पर आवर गाइडलाइंस, यानी जब एक फंड स्टार्ट होता है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए गए थे उस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से शेयर्स को खरीदने और बेचने का राइट देता है। आप ध्यान से देखें, हमारे एसेट किसके पास है? हमारे एसेट कस्टोडियन के पास होते हैं, जिसपे किसी का राइट नहीं होता, सिर्फ ट्रस्टी और स्पॉन्सर उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे फंड को मैनेज करना है। ये इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है दोस्तों कि 1996 से इंडिया में म्यूचुअल फंड एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था। उसके पहले से यूटीआई ने यूनिट यूएस 64 लॉन्च किया था, पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 था। बट स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड की शुरुआत एसबीआई ने करी थी 96 में। तब से लेके आज तक एक स्कैम म्यूचुअल फंड में नहीं हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? तो सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो हमारे फंडों को मैनेज करती है, जिसे ट्रस्टी नियुक्त करता है, हमने पहले ही देख लिया। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही ट्रस्टी एएमसी नियुक्त कर सकता है। ट्रस्टी और एएमसी एक एग्रीमेंट में जाते हैं कि एएमसी लोगों के फंडों को ट्रस्टी के बिहाफ में मैनेज करेगा। ठीक है, सो ये नॉर्मल कुछ क्राइटेरिया है। 50 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। जो भी एएमसी है बिना 50 करोड़ के नेटवर्थ के वो एएमसी नहीं बन सकती। 50% मेंबर जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड के होंगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जांपल दिया एसबीआई का, या दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं अपनी फेवरेट कंपनी निपॉन का। निपॉन जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करती थी, रिलायंस म्यूचुअल फंड में या निपॉन में या एसबीआई में, वट एवर जो भी आप नाम लें, स्पॉन्सर के 50% से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। 50% एएमसी के जो भी मेंबर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो इंडिपेंडेंट लोग होंगे जिनका स्पॉन्सर से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी। और एएमसी सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकती है, वो एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड का मैनेजर नहीं बन सकती, और साथ ही साथ कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं कर सकती। तो क्लियर कट फंडा सेबी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है म्यूचुअल फंड कंपनियों को कि आपको सिर्फ एक ट्रस्टी के लिए काम करना है, आपको सिर्फ एक बिजनेस करना है, और वो बिजनेस है फंड मैनेजमेंट का। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहां पे मैंने दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। इन्वेस्टर, मैं, आप, हमारे जैसे लाखों लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक जगह पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं, और उस पैसे को उठाकर हम एक फंड मैनेजर को दे दे रहे हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हम लोग यहाँ 30 लोग हैं, 30 लोगों ने 2-2 लाख रुपए मिलाए, 60 लाख रुपए हुए, और हमें दिल्ली एनसीआर में एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो हम इन 30 में से किसके डिसीजन पे विश्वास करेंगे? आंसर बहुत सिंपल है, शायद किसी के भी नहीं। हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए, हमें एक एडवाइजर चाहिए जो हमें ये बता सके कि दिल्ली एनसीआर की कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ड है जहां हमें फ्यूचर में बेटर रिटर्न मिल सकता है। वही काम करता है फंड मैनेजर, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू प्री स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। पहले से पता है पैसा कहां लगेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लार्ज कैप फंड है तो उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों में लगेगा। फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स में या सिक्योरिटी में लगाता है। अब इन्वेस्टमेंट होगा तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और प्रॉफिट हो या लॉस हो, स्पेशली फंड मैनेजर का काम प्रॉफिट कराना है। लॉस कभी कभी मार्केट कंडीशंस में होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉस नहीं होते। सो जो भी वो अपना पूरा एक्सपर्टाइज यूज करेगा, अपनी कंपनी का सिस्टम यूज करेगा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट होगा वो वापस कर देगा उन लोगों को जिन लोगों ने उसको पैसे दिए थे। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। हमारा पैसा हमने एक कंपनी को दिया जिसमें फंड मैनेजर होता है, वो कंपनी हमारे बिहाफ में उस पैसे को बाजार में लगाती है, उसकी ट्रेडिंग करती है उस पैसे पे, और जो भी रिटर्न जनरेट होता है वो रिटर्न वो हमें वापस कर देती है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में हम सभी उस फंड के एक तरह से मालिक होते हैं।
हम चाहें तो हम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को भी हटा सकते हैं, हमारे पास इतना राइट होता है। बट आज इन चीजों को हम नहीं देखेंगे, बेसिक्स जानेंगे। बट इतना अपने राइट्स याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से काम नहीं कर रही, तो आप उसे हटा भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है? म्यूचुअल फंड का सबसे पहला एडवांटेज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मान लीजिए किसी के पास 5,000 रुपए है और 5,000 रुपए में उसे एक शेयर खरीदना है और किसी ने बोला बजाज का खरीद लो। आज बजाज का शेयर 6,000 से ज्यादा का है, क्या वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। अगर उसने मान लीजिए खरीद भी लिया है, 5,000 में हमने स्टेट बैंक का शेयर खरीद लिया और पता चला आने वाले टाइम में कि स्टेट बैंक का शेयर डूब गया, तो हमारा पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। सो क्या करता है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड आपसे हमसे पैसा लेके किसी एक शेयर में नहीं लगाता, वो ऐसे 20, 30, 40, 50 शेयर्स में हमारे पैसे को डिवाइड कर देता है, ताकि अगर कोई एक कंपनी लॉस भी कर रही है तो दूसरी कंपनी हमें प्रॉफिट दे सके। इस फीचर को म्यूचुअल फंड के बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। सेफ्टी, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड होता है म्यूचुअल फंड। तो कोई आज तक कोई भी फ्रॉड, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, कोई भी फ्रॉड हुआ नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड होता है। और दूसरी बात, चूंकि हमारे पैसे 40-50 जगहों पे बटे हुए हैं, अगर हमने 5,000 रुपए दिए हैं और वो 50 शेयर्स में इन्वेस्टेड है, तो एक शेयर में पैसा कितना गया मेरा? 100 रुपए। तो कहीं अगर लॉस होता है, कम प्रॉफिट होता है, तो कहीं ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, हम जब चाहें पैसे लगा सकते हैं, हम जब चाहें अपने पैसे 3 दिनों के अंदर अपने बैंक अकाउंट में वापस आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का पॉइंट है और इनफैक्ट सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। मैं इसे ड्रॉबैक इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार लोगों को मोबाइल खरीदने होते हैं और उनका सपना होता है कि वो आईफोन खरीदें या एफई सैमसंग का खरीद लें, कोई भी महंगा फोन खरीद लें। सैलरी से बचत हो नहीं रही है और दिखता है क्या है, म्यूचुअल फंड में 60,000 रुपए पड़ा है, वो निकाल लो। तो जो सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वही म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि कई लोग जो डिसिप्लिन्ड नहीं होते वो लॉन्ग टर्म वो बड़ा बिग एसेट बना नहीं पाते। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे फंड को एक क्वालिफाइड बंदे के द्वारा मैनेज किया जाता है। टैक्स बेनिफिट, म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है। एंड वेल रेगुलेटेड, ये म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेज है। बहुत सारे एडवांटेज है बट मेन मेन एडवांटेज ये हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो लास्ट में आई, वो क्या था? जस्ट अ सेकेंड। स्मॉल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर छोटे पैसे हैं, 5,000 रुपए, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1,000 रुपए, तो भी आप म्यूचुअल फंड के द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के लिमिटेशंस क्या है? कुछ लोग होते हैं ना, नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड के लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशंस, डिफिकल्ट इन सेलेक्टिंग सुटेबल फंड ऑब्लिक स्कीम्स। 43 से ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं और जो पुरानी कंपनियां, उनके पास 100 से ज्यादा स्कीम्स आज के डेट में अवेलेबल है। तो हम किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें, ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कौन सा स्कीम फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा, ये बहुत मुश्किल होता है ये डिसीजन लेना। नो कस्टमाइज पोर्टफोलियो, अगर आज के डेट में आप बोलो कि सर मेरा ना मैं आपको 50,000 दे रहा हूं, इन शेयर्स में डाल दो, तो वो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें पीएमएस स्कीम अलग से लेना होता है, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, जो जनरली ब्रोकर्स देते हैं। एंड कॉस्ट कंट्रोल इज नॉट इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड की एक सबसे बड़ी खासियत है, वो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप अगर, सिंपल सी बात है, हम लोग बाजार में रिटेल में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, जबकि होलसेल से वही सामान खरीदते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। होता है ना ऐसा? तो म्यूचुअल फंड, हम कोई भी 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड वाले 500 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जनरली वो कॉस्ट इफिशियंट होता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग बोलने आ जाते हैं यार कि जितना भी कॉस्ट हो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कितना दूं। ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में एक गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सो कॉस्टिंग म्यूचुअल फंड उसी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो करती है।
ये था म्यूचुअल फंड के कुछ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड तीन तरह का होता है: ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड एंड इंटरवल्स फंड। ओपन एंडेड फंड यानी ऐसा फंड जिसमें आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड जिसमें एंट्री करने का तो समय है, लेकिन एग्जिट स्कीम के एंड पे, यानी एग्जिट आप नहीं कर सकते। एग्जिट आप तब करेंगे जब स्कीम खत्म होगा, और एक बार ओपन करने का टाइम, इन्वेस्टमेंट का टाइम बीत गया तो आप दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक फंड है जिसने कहा कि आज 26 तारीख से लेके 2 जनवरी तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जांपल है क्लोज एंडेड फंड का, यानी ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ओपन है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, उसके बाद आपके पैसे मेच्योरिटी पे आपको वापस मिलेंगे। जबकि ओपन एंडेड फंड में ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। एक और चीज, ओपन एंडेड फंडों का कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होता। आप अपनी जरूरत के अनुसार 2 साल बाद पैसे निकालिए, 6 महीने बाद निकालिए, या 10 साल बाद निकालिए, 20 साल बाद निकालिए, आपकी मर्जी। इसी तरह एक कैटेगरी है इंटरवल फंड। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करूं तो 3 तरह के फंड होते हैं: इक्विटी, डेट फंड, यानी जहां पे कुछ गारंटेड रिटर्न्स का पोर्शन होता है। ये डेट फंड जनरली बॉन्ड में, कॉमर्शियल पेपर में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी सबको पता है, हम लोग बात कर रहे हैं। एंड हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली हम लोग हाइब्रिड फंड, जो जिन लोगों का टाइम हॉरिजन कम होता है, जो सेफ्टी को लेके ज्यादा कंसर्न होते हैं, उनको देते हैं। तो 3 तरह के फंड होते हैं। जैसे किसी ने बोला आपको कि यार मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, आप मुझे 6-7-8% का रिटर्न दे दो, तो वहां पे हम उनको हाइब्रिड फंड भी पिच कर सकते हैं। ठीक है। एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल, वन इज पैसिव फंड एंड सेकेंड वन इज एक्टिव फंड। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। 3 तरह के फंड्स हैं। एक्टिव फंड वो होता है जो फंड मैनेजर चलाता है, और उसका एक ना एक बेंचमार्क होता है। फॉर एग्जांपल, एक फंड आया जिसने बोला कि मैं बॉम्बे BSE 30 के अनुसार इन्वेस्टमेंट करूंगा, या निफ्टी 50 के अनुसार इन्वेस्टमेंट करूंगा। निफ्टी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सबसे ब्लू चिप इंडेक्स है, उसका वो मेरा बेंचमार्क है, मैं उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अगर एक्टिव फंड है, मैनेजर है वो, तो वो देखिएगा कब कहाँ खरीदना है, कब कहाँ बेचना है। पैसिव फंड मैनेजर कोई दिमाग नहीं लगाएगा, जैसा निफ्टी 50 परफॉर्म कर रहा है वैसा ही उसका फंड परफॉर्म करेगा। निफ्टी 10% का रिटर्न दे रहा है, उसका भी फंड 10% का ही रिटर्न देगा। जबकि एक्टिव फंड मैनेजर के रिटर्न 10% की जगह 15 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉल्स लेता है, वो रिस्क लेता है कि इस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट है तो मैं इस कंपनी में ज्यादा पैसे लगाऊंगा। सो बेसिक क्लासिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स के ये हैं। बाकी डिटेल्स में मैं आज आप लोग को पूरे डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं जानबूझ के। ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरवल फंड मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि क्या क्या होते हैं। डेट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आइए चलते हैं अगले कैटेगरी पे, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ये 3 तो हमने पहले देखा। इसके अलावा सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स भी होती हैं। जैसे बहुत सारे फंड्स हैं जो बच्चों के लिए, स्पेशली यूटीआई में आपको मिल जाएगा, आपको HDFC में मिल जाएगा, जो बच्चों के लिए उन्होंने फंड स्पेशली बनाया हुआ है कि आप बच्चों के लिए, अगर आपको छोटे बच्चे हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है। कुछ है रिटायरमेंट को लेके, कुछ कंपनियों ने फंड बनाया हुआ है, तो वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। और इसके अलावा अदर स्कीम्स भी आती है, जैसे सेक्टरल फंड की हम बात कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट ने पिछले 10 साल से रिटर्न नहीं दिया है और रियल एस्टेट आगे रिटर्न दे सकता है, तो आप म्यूचुअल फंड के इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में जा सकते हैं। IT पे आप बुलिश हैं तो म्यूचुअल फंड का, अगर आप IT पे बुलिश हैं तो म्यूचुअल फंड का IT स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर IT फंड्स हैं, आप म्यूचुअल फंड के IT फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राजेंद्र सर एक मीटिंग में हूँ, आज ही अभी। ठीक है। सो ये होते हैं अदर फंड जो सेक्टरल होते हैं, सेक्टर्स
सबको पता है एफएमसीजी सेक्टर हमारे पास है, आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आप म्यूचुअल फंड में फॉर्म साइन करके फिजिकल मोड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन बैठे भी कंप्यूटर के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही फैसिलिटी आ चुकी है। फिजिकल करिए, ऑनलाइन करिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कर लीजिए। एमफी रजिस्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यूजिंग फिजिकल फॉर्म, ऑनलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन। जो चौथी कैटेगरी है उसमें हम लोग आते हैं, जो हम सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्म ही साइन करना है, आप जैसे चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट मोड क्या होता है भाई, करें तो कैसे करें? तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक है लमसम। लमसम का मतलब आज आपके पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया, वॉट एवर, 5,000 रुपया, 2 लाख 5 लाख की बात क्या करो, आपके पास एक्स्ट्रा 5,000 रुपया बचा है, आप उसे म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। दैट इज कॉल्ड लमसम। यानी एक बार लगाया, आगे लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा गारंटी नहीं है। दैट इज कॉल्ड लमसम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं। जनरली ये वो लोग करते हैं जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती और जिनके पास बीच बीच में इंटरवल्स में बड़े बड़े फंड्स आते रहते हैं। बिजनेसमैन, जनरली बिजनेसमैन को आप देखेंगे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने एसआईपी। एसआईपी कोई भी कर सकता है। 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट हो जाता है, 500 रुपए पर मंथ। इसमें क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं होता, आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, लेट से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वॉट एवर आप जो भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका 5,000 रुपया आप हर महीने बचा सकते हैं, आप 2,000 हर महीने बचा सकते हैं, 1,000 हर महीने बचा सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में 2,000 जमा कराने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? अगर आप वन टाइम करा रहे हैं तो लमसम मिनिमम 5,000 का करना पड़ता है, बट आपके पास सिर्फ 2,000 है या हमारे पास सिर्फ 2,000 है, तो हम वहां म्यूचुअल फंड वाले को बोलते हैं सर मैं हर महीने 10,000 करना 2,000 करना चाहता हूं। देन वो हमसे एक एसआईपी का फॉर्म भरवाता है या ऑनलाइन एसआईपी का एक लिंक जनरेट करता है और फिर वो हमसे पेमेंट कराता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लमसम एंड एसआईपी। लमसम रेगुलर इनकम नहीं है, बट विंडफॉल होता रहता है बीच बीच में इनकम का। लमसम को चूज करिए। जनरली बोनस मिलना, इंसेंटिव मिलना, ये सब लोग लमसम के थ्रू लगाते हैं। और मंथली इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो पैसे बचते हैं, अगर हर महीना उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, द बेस्ट रूट इज एसआईपी। याद रखिएगा, कई बार, इनफैक्ट मोस्टली टाइम, कुछ फंडों को मैं छोड़ दूं तो एसआईपी के रिटर्न्स लमसम को सरपास कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर मिलता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। मैं एसआईपी पे कोई आने वाले टाइम में एक अलग से सेशन करूंगा। अभी हम म्यूचुअल फंड समझ लेते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक ऐसी एवरेजिंग होती है जो हमारे रिटर्न को बहुत बढ़ा देती है। ठीक है, तो वो अलग सेशन में देखेंगे, बट अभी क्या याद रखना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं? हम वन टाइम भी कर सकते हैं, हम एसआईपी में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर अगर 10 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट किया, अगर किसी साल नहीं दे पाया तो मेरे पैसे क्या डूब जाएंगे? जनरली इंश्योरेंस में आप देखते हैं होंगे कि हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर बीच में पैसा हमने नहीं दिया तो लॉस होता है। एसआईपी टोटली डिफरेंट है। आपने 10 साल के लिए सोच के स्टार्ट किया, बट बीच में आप 2, 4, 5 महीने अगर ईएमआई बाउंस भी हो गई तो म्यूचुअल फंड कोई चार्जेस नहीं लगाता, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी नहीं है देना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी ऐच्छिक है। इंश्योरेंस अलग होता है दोस्त। इंश्योरेंस में जब हम कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं ना, तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें रिस्क कवर देती है कि भैया मर गए तो ये दूंगा तुम्हारे फैमिली को या तुम्हारे बच्चों को। तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की भी है। जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइम से प्रीमियम का भुगतान करें। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी में अगर आपको लगता है कि आपके इनकम कम हो गए, आप अगर 5-6 महीने के लिए चाहते हैं एसआईपी पॉज कर दी जाए, रोक दी जाए, आप वो कर सकते हैं। आपने 10 साल के लिए चलाया, बट आपको लग रहा है कि अगले साल भर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, आप अपनी एसआईपी को आगे के जो ईएमआईज हैं, आगे के जो
इन्वेस्टमेंट है उसे कैंसिल कर सकते हैं कि आगे से मेरे बैंक से पैसा नहीं कटेगा। विद इन 1 मंथ का टाइम लगता है, आपकी एसआईपी को कैंसिल कर दिया जाता है। जो फंड आपके इन्वेस्टमेंट में पड़े हुए हैं वो मार्केट के हिसाब से ग्रो करेंगे, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। सो पूरी की पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपको एसआईपी और म्यूचुअल फंड देती है। अब एक चीज बड़ा आप लोग सुनते होंगे कि सर क्या हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं क्या, और बहुत गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। भैया आपको किसी दीपक सिंह टाइप के एडवाइजर के साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास जाइए, ऑनलाइन जाइए। पेटीएम वगैरह आपको बहुत सारे ऐड भेजते होंगे, पेफोन भेजता है कि आप म्यूचुअल फंड लगाइए, नो ब्रोकर कॉस्ट इन्वॉल्व। भाई बहुत बड़ा चार्ज आप लोग देते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपया मेरे थ्रू लगाया, तो पता है मुझे कमीशन कितना मिलेगा? हंसना मत, 50 पैसा, यानी 500 रुपये मुझे कमीशन मिलेगा। वो भी 500 रुपया अभी नहीं मिलेगा, जितना महीना आपका पैसा मेरे पास रहेगा। लेट से 500 डिवाइडेड बाई 12, अगर आपने 1 महीने बाद अपना पैसा निकाल दिया तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 40 रुपए है। इस 40 रुपए को बचाने के लिए लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाते हैं कि हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा जो ब्रोकर कॉस्ट है वो बच जाएगा, क्योंकि हमारे फंड से कमीशन नहीं जाएगा। तो कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैं एक एडवाइजर के थ्रू जाऊंगा, बिकॉज मेरे पास एक्सपर्टाइज नहीं है। कि दीपक जी ने जैसे बोला कि 43 म्यूचुअल फंड कंपनियां और एवरेज एक कंपनी के पास 100 से ज्यादा फंड्स है, तो किस में जाए? तो कुछ लोग रेगुलर मोड में जाते हैं जिसमें आपका रिटर्न आधा % के हिसाब से हिट करेगा, क्योंकि वो आपके फंड मैनेजर जो आपका एडवाइजर है उसके पास जाता है। बट कहाँ जाना चाहिए डिसीजन आपका है। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, लास्ट में गूगल पे सर्च मारिएगा, एक लाइन जरूर आता है, एडवाइजर जरूरी है। रियल एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही जैसे हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटर की जरूरत होती है। बट एनी हाउ, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? तो आप डायरेक्टली भी जाके कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के पोर्टल पे, और आप रेगुलर किसी एडवाइजर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, मैंने आज एक फंड लगाया, मैंने आज 10,000 रुपया महीना अपने म्यूचुअल फंड में डालना स्टार्ट किया। महीने में एसआईपी की बात कर रहा हूं, या फिर मैंने 2 लाख रुपए डाल के मैं भूल गया। मुझे पैसा कब चाहिए? जब मेरा बच्चा 18 साल का होगा तब। अगर ऐसा कोई पर्पस है तो हमें हमेशा ग्रोथ फंड सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ फंड में हमारा जो भी रिटर्न होता है, जो भी एप्रिसिएशन होता है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारे फंड में ही, हमारे अकाउंट में ही पैसा रहता है। तो अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो हमेशा ग्रोथ फंड को चूज करिए। अब कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो 50-60 साल के एज के हैं कि बेटा मेरे पास 50 लाख रुपया है, मैं इसको लगाना चाहता हूं, बट मुझे मंथली कुछ रिटर्न चाहिए या क्वार्टरली कुछ रिटर्न चाहिए। तो दोस्तों अगर ऐसे कोई भी है जिनका रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह का है कि उन्हें मंथली रिटर्न चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम सजेस्ट करते हैं डिविडेंड पे आउट। जैसे जैसे आपका फंड ग्रो होता है तो कंपनी उस ग्रोथ का कुछ पार्ट वापस करती जाती है, ताकि लोग अपने लिविंग एक्सपेंसेस को थोड़ा सा ईज कर सके। बट याद रखिएगा, डिविडेंड पे आउट एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन है, इसे यंग एज के लोगों को कभी नहीं लेना चाहिए। और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड तो कंपनी देगी लेकिन उसे दोबारा से आपके फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। मैं इसे सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कटता है जो हमारे फंड वैल्यू को कम करता है। दिस इज द रीजन मैं ग्रोथ फंड को प्रमोट करता हूं। बट हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है, रिटायर्ड लोग हैं, तो डिविडेंड ऑप्शन में हम जा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं और बहुत सारे तरह के फंड्स होते हैं। आपके स्क्रीन पे फंड कैटेगरी दी हुई है, ध्यान से देखिए। ये मैंने valueresearchonline.com से लिया हुआ है। 45 तो कैटेगरी है, फंड्स की तो बात हटा दीजिए। 45 कैटेगरी होती है जिसमें हर कंपनी अलग अलग फंड लॉन्च करती है। अब इक्विटी लार्ज कैप की मैं बात करूं, एक कंपनी में हो सकता है 2-2, 3-3 लार्ज कैप का फंड हो। सो 45 कैटेगरीज आज के डेट में म्यूचुअल फंड्स की अवेलेबल है, एंड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस।
कितने फंड्स म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं मार्केट में? 42 म्यूचुअल फंड कंपनियां यहाँ पे हैं। तो आप सोचो, अगर गुना कर लो, एक एक फंड भी हो तो कितने सारे फंड्स अवेलेबल है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? डेफिनेटली यहाँ एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने बेसिक्स जाना, कितनी कंपनियां हैं, कितने फंड्स है, और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए क्या करना होता है। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनके लिए केवाईसी मैंडेटरी है। आप अपना पैन कार्ड, और पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। सो पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके आपको फर्स्ट टाइम वन टाइम केवाईसी करानी होती है। किसी भी एक जगह से आप केवाईसी कराइए, सारे कंपनियों में मान्य है। एंड अदर रिक्वायरमेंट, बैंक अकाउंट आपके अपने नाम का होना चाहिए। आप थर्ड पार्टी चेक नहीं दे सकते। दादाजी ने पोते के नाम से दिया, पहले चलता था। अब इनफैक्ट बच्चों के लिए भी, जो माइनर हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि आप उनका अकाउंट खुलवाइए और उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके आप चेक दीजिए। सो ये रिक्वायरमेंट्स है जो हमें चाहिए। इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द कैपेसिटी ऑफ सोल, यानी आप खुद के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ज्वाइंटली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आप अपने और अपनी वाइफ को या अपने और अपने हस्बैंड को ज्वाइंट करके कर सकते हैं, या फिर 3 मैक्सिमम ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं। आप, आपकी लाइफ पार्टनर और आपके कोई भी एक बच्चे, 3 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन करने का राइट आप खुद भी रख सकते हैं, या फिर आप आइदर और सर्वाइवर भी हो सकते हैं, रख सकते हैं कि जो भी लास्ट तक रहेगा, जीवित रहेगा, वो चाहे तो ट्रांजेक्शन कर सके। अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर को बाय डिफॉल्ट यूनिट एलोकेट नहीं किया जाता, उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉलो करके यूनिट एलोकेट किया जाता है। कोशिश करें, हस्बैंड और वाइफ हैं तो ज्वाइंट में इन्वेस्टमेंट करने की। अब म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेनी हो तो हम कहाँ से ले सकते हैं? तो इस वेबसाइट की मैंने आपको बात बताई। मैं जनरली इस वेबसाइट को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन। कंप्लीट वेबसाइट है म्यूचुअल फंड का। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, बेसिकली वन ऑफ, एक तरह से आप रेगुलेटर बोल सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। हम जैसे लोगों को कोड जनरेट करना, हमारे डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करना, हम एथिकल बिहेव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम एमफी का होता है। इसके अलावा moneycontrol.com के नाम से एक वेबसाइट है जिससे आप म्यूचुअल फंड, इनफैक्ट कंप्लीट शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट की जानकारी ले सकते हैं। mutualfundindia.com है, आप इसके थ्रू म्यूचुअल फंड की जानकारी ले सकते हैं। और एक morningstar.com.in है। कॉम में आप जाएंगे तो आप यूएस की वेबसाइट पर चले जाएंगे मॉर्निंग स्टार्ट का। तो morningstar.in एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड या कैपिटल मार्केट की नॉलेज ले सकते हैं। अब हमारे पैसे को, जो भी हमने म्यूचुअल फंड में डाला, उसकी रक्षा कौन करता है? क्या कोई रेगुलेशन है? कोई है जो बचत कर, हमारे पैसों को बचाता है? तो उसके लिए म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, यानी एमफी ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं। और किसके कहने पे दिए हुए हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कहने पे दिए हुए हैं। यानी हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसका लिंक कैपिटल मार्केट से होता है, वो पूरा का पूरा रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था सेबी। तो कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, निर्भीक होकर करें, क्योंकि आपका पैसा सेफ जगहों पे जा रहा है, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। और अगर हुआ तो सेबी इज देयर, जो आपके और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड बढ़ाने के लिए, म्यूचुअल फंड के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है म्यूचुअल फंड सही है। जनरली आप लोग एड्स भी देखते होंगे टीवी में जिसमें म्यूचुअल फंड सही है के एड्स आते हैं। गवर्नमेंट कैंपेनिंग कर रही है कि लोग अपने पैसे को कैपिटल मार्केट में डालें। 2 फायदे हैं इसके। फायदा नंबर 1, एफडी के रिटर्न 5%, 6% जा चुके हैं। उन रिटर्न से हम लॉन्ग टर्म कोई भी प्लानिंग आज के डेट में नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी वो रिटर्न हमारे इन्फ्लेशन को पार नहीं कर पाएंगे। सो इक्विटी एक ऐसा रीजन होता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया होता है जिसके द्वारा हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है और हम एक 10%, 12%, 15% का रिटर्न कमा सकते हैं। और जब हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनियों को पैसा मिलता है, तो देश की इकोनॉमी भी ग्रो होती है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को, खासकर कैपिटल मार्केट को बढ़ाने के लिए, म्यूचुअल फंड को बढ़ाने के लिए कर रही है। अब
म्यूचुअल फंड में वाकई में रिटर्न होता है या नहीं होता है। मैं आपके सामने मैंने दो एग्जांपल, रियल एग्जांपल मैंने लिया है। ये मैंने कल निकाला वैल्यूरिसर्चऑनलाइन.com से। एक आदमी 5,000 रुपया हर मंथ का इन्वेस्टमेंट करता है। कब से कर रहा है? 1 जनवरी 2001 को स्टार्ट किया था। 20 साल का इन्वेस्टमेंट मैंने यहां पे लिया है। 1 जनवरी 2001 को स्टार्ट किया था, आज 2021 में हम लोग हैं, ऑलमोस्ट 20 साल हो चुका है। किस फंड में किया? यहाँ फंड का नाम, चूंकि ये मेरी फेवरेट फर्म है इसलिए मैं इसका नाम लेता हूं, क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी कभी इससे जुड़े हुए थे। बट सिर्फ यही नहीं है, HDFC है, SBI है, ICICI है, बहुत सारी पुरानी कंपनियां हैं, बिरला है, जिनके जो 20 साल से पुराने हैं। बट यहाँ पे नाम मैंने लिया है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। एक आदमी 1 जनवरी 2001 से लेके हर महीना 5,000 रुपया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में डाल रहा है। वो बढ़ा नहीं रहा है, हर महीना बस 5,000 आंख बंद करके डाले जा रहे हैं। आज उसकी क्या वैल्यू है? 12,60,000 रुपया। आप कैलकुलेट कर लेना, 12,60,000 रुपया उसने जमा किया 20 सालों में। आज उसकी वैल्यू है 1,98,02,379 रुपए। इमेजिन करिए क्या रिटर्न म्यूचुअल फंड देता है। चाहिए क्या? कमिटमेंट, डिसिप्लिन, टिके रहो, मार्केट गिरे मार्केट बढ़े, कोई लेना देना नहीं है। 20 साल के लिए, इंश्योरेंस में भी 20 साल, 15 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। तो सोच लिया था कि बेटी की शादी के टाइम निकालेंगे जब वो 22 साल 23 साल की होगी। आप इमेजिन करिए, अगर किसी का बच्चा 1 जनवरी 2001 को पैदा हुआ हो और वो उस टाइम से 5,000 रुपये पर मंथ का लगा रहा है, क्या उसको आज अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसे सोचने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, लेविश शादी करेगा, क्योंकि 2 करोड़ रुपया तो उसके पास यहां से पड़ा है। ये है पावर ऑफ SIP। दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसी फंड का। 1 जनवरी 2001 को बिटिया पैदा हुई, कहीं से उसे 1 लाख रुपया मिला, उसने 1 लाख रुपया आंख बंद करके निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में डाल दिया। और उसका दिमाग में था जब बिटिया 22 साल की होगी तो मैं निकालूंगा, बीच में मुझे नहीं देखना। आज उसकी वैल्यू है 80,98,000। SIP में 22% का रिटर्न है, 22.20%, और लमसम में 23.30%। इमेजिन करिए, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इससे अच्छे भी फंड्स मार्केट में अवेलेबल है जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया है। HDFC इक्विटी लाजवाब फंड है, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप लाजवाब फंड है, बहुत सारे हैं। मैंने तो सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं इंश्योरेंस के यूनिट लिंक प्लान को मैं इग्नोर करना सही नहीं समझूंगा। हर इंश्योरेंस कंपनी अपने पोर्टफोलियो में यूलिप जरूर रखती है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। उसमें भी आप 15 साल, 20 साल, 30 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करिए, टिके रहिए, रिटर्न ऐसे ही मिलेंगे। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, ये रिटर्न लोगों को मिल क्यों नहीं पाते, कुछ ही लोगों को क्यों मिल पाते हैं? मैं आपको उसका आंसर दे देता हूं। बाजार में 5,000 रुपया लगाने चालू किए, 5 लाख रुपया वैल्यू हुआ, मार्केट गिर गया, 5 लाख की वैल्यू 2.5 लाख। पड़ोस से एक पड़ोसी आता है, वो बोलता है मना किया था ना तेरे को, म्यूचुअल फंड में पैसे मत लगा, 5 लाख का 2.5 लाख हो गया ना, आज ही निकाल, आज ही पैसे निकाल, आज ही पैसे निकाल। और ऐसे बेवकूफों के चक्कर में वो आदमी 5,000 की SIP अपनी बंद कर देता है, और 20 साल बाद उसी पड़ोसी के पास जाता है, भाई 5 लाख रुपया दे देता ना तो थोड़ा बेटी की शादी में हेल्प मिल जाता है, और उस टाइम वो पड़ोसी हाथ खड़े कर लेते, आई डोंट हैव मनी। इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करिए, अपने एडवाइजर पे भरोसा रखिए, जो आपका एडवाइजर आपके साथ जुड़ा हुआ है, और मार्केट पे, बाली साहब बोलते हैं ना, रिजवान सर भी बोलते थे, सिस्टम पे भरोसा रखिए, सिस्टम पे भरोसा रखिए, ये रिटर्न मिलेगा। सपने चुराने वालों को और नीम हकीम खतरे जान वाले लोगों से दूर रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुछ चीजें, प्रॉब्लम विथ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम छोटी अवधि का नजरिया। चाहे आप वेस्टेज करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, छोटी अवधि का नजरिया है, कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। रोज रोज रिटर्न देखना दूसरा प्रॉब्लम, वेस्टेज में भी है और इन्वेस्टमेंट में भी है। आज गिर गया तो आज बढ़ गया, आज तो LOB मिल गया, अगले महीना नहीं मिला, आज तो 20,000 PB था, अब तो 5,000 हो गया, सबसे बेकार है, कुछ नहीं होता। छोटी अवधि का नजरिया, गिरा है तो ऊपर भी होगा।
लोगों की बातों में आके निवेश करना हमारे भारत की सबसे बड़ी बीमारी। दीपक जी ने किया है तो घनश्याम जी कर लेंगे, घनश्याम जी ने किया है तो कोई और कर लेगा। नहीं दोस्त, अपने एडवाइजर के साथ बैठिए और अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। डर कर बेच देना, मार्केट नीचे गिरा बेच दिया। सेम हमारे वेस्टिज में, थोड़ा सा 2 महीना इनकम नहीं आया छोड़ दिया, कोई दूसरी कंपनी में चले गए। ये सारी चीजें देखिए, एसेट बनाना है, चाहे आप वेस्टिज से बनाओ चाहे आप इन्वेस्टमेंट से बनाओ, एसेट बनाना है, लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा, डर को साइड करना पड़ेगा। पांचवा, जानकारी का अभाव, पता है नहीं और ऐसे लोगों से जानकारी ले रहे हैं, ऐसे लोगों से राय ले रहे हैं जिनका राय और चाय दोनों बकवास है। जानकारी का अभाव है, अपने एडवाइजर से बात करिए और जानकारी लीजिए। और छठा सबसे बड़ा कारण, कई लोग ये वाला स्लाइड देखेंगे ना, ये वाला, तो 1 लाख रुपया किसी पड़ोसी से मांगेंगे कि ले आज डाल देता हूं 20 साल बाद निकालूंगा। ऐसी गलती कभी ना करें। उधार लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, कभी भी वो पैसा आपको देना पड़ेगा और हो सकता है जब देने का टाइम है उस टाइम मार्केट गिरा हुआ हो। यहाँ एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्त, बहुत लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। ये रियल एग्जाम्पल आपके सामने है। 12,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 1,98,00,000 की वैल्यू है आज के डेट में। आपने लॉन्ग टर्म लिया, मान लीजिए आज मार्केट, शेयर मार्केट 50% करेक्ट हो जाए, 50%, कितना रिटर्न हो जाएगा आपका 1,98,00,000 से? 1 करोड़। आधा भी गायब गायब हो जाएगा तब भी 1 करोड़ आपको मिलेगा। एवरेज 11% का रिटर्न मिलेगा। क्या पिछले 20 सालों में 11% का रिटर्न किसी भी इंस्ट्रूमेंट ने दिया है? मैंने अपने पिछले फाइनेंशियल प्लानिंग के सेशन 1 जो किया था उसमें मैंने दिखाया था आपको, 9% का हाईएस्ट रिटर्न दिया था इक्विटी के बाद। किसने? ईपीएफ ने। बाकी किसी ने ये रिटर्न नहीं दिया है। कहीं से रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसे नहीं लगाना रिस्क है, लगाना रिस्क नहीं है। सो हाउ, वेयर एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें? तो बड़ी सिंपल सा ये मैं बात कर रहा हूं आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। म्यूचुअल फंड से हम लोग आगे आ गए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। अपनी जरूरतों को पहचानें, उनको पैसे के टर्म में क्वांटिफाई करें, अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करें और मंथली एलोकेशन चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के डेट में किसी से भी पूछा जाए कि आपकी जरूरतें क्या हैं, तो जनरली जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी जरूरतें होती हैं, घर खरीदना है, कार खरीदना है, बेटी की शादी करनी है, बच्चे का एजुकेशन करना है, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, पापा के लिए कुछ करना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है। ये नॉर्मल जरूरतें हैं। मोबाइल खरीदना है, एक एलईडी टीवी खरीदना है, स्मार्ट टीवी चेंज करना है, ये जरूरतें हैं। तो अपनी जरूरतें आइडेंटिफाई करो। कोई जरूरत अच्छी बुरी नहीं होती, जरूरत जरूरत है। आइडेंटिफाई करिए, उनको पैसे में तौलिए, किस जरूरत के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, फिर उनकी प्रायोरिटी सेट करिए कि आज कौन सी जरूरत पूरी करनी सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर मंथली शुरू हो जाइए उस जरूरत को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की। इन्वेस्टमेंट बहुत सारा यूनिवर्स है, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू जा सकते हैं या कैसे भी आप जा सकते हैं। हाउ, वेयर एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट, कब, कहां और कितना इन्वेस्ट करें। तो बेसिक नीड्स एज पर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सजेस्टेड प्रोडक्ट मिक्स क्या है? इमरजेंसी फंड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लिक्विड फंड में आप जाइए, बैंक एफडी में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड के लिक्विड में जा सकते हैं। बट याद रखिएगा, इमरजेंसी फंड हमारे मंथली एक्सपेंस के 6 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड हम रखेंगे, मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ। इनकम प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज हमें कुछ हो जाए तो भी मेरे परिवार में जो पैसा मैं कमा रहा हूं वो आता रहे। इसके लिए सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन तरीका है टर्म प्लान खरीदना। आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 20 गुना आप टर्म प्लान लीजिए, वो आपके इनकम को प्रोटेक्ट करने में सफिशिएंट रोल प्ले करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। मैं आपको ये जो चीजें दिखा रहा हूं ना दोस्तों, मैं जब भी किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं मैं इसी फॉर्मेट में करता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस, आज आप देखो कि पॉलिसी है या नहीं है आपके पास हेल्थ की, नहीं है तो जरूर लीजिए। कोविड बहुत तांडव मचा चुका है, अभी कितना मचाएगा पता नहीं। मिनिमम 10 लाख रुपए से कम का हेल्थ इंश्योरेंस कभी मत खरीदिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो अनमैरिड हो, वो
अपने पापा पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो 25-30 साल का हो 5-6 हजार में मिल जाएगा। तो आप बहुत सस्ते में मिलता है, आप ले सकते हैं। होल लाइफ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर लास्ट जर्नी। मैं इसे जरूर बेचता हूं, और यहाँ पे बहुत सारे होल लाइफ प्लान है। मैंने एक प्लान का नाम यहाँ लिखा है क्योंकि आप सभी लोग उसे जानते हैं, LIC का जीवन आनंद। एक यहाँ पे स्टोरी शेयर करना चाहूंगा दोस्त। कई बार आपने गांव में देखा होगा कि एक पेरेंट की डेथ होती है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, और अंतिम संस्कार के, वो एक रॉयल आदमी था जिसकी डेथ हुई, अंतिम संस्कार के टाइम लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। बड़े भैया देंगे तो वो छोटे के साथ रहते थे, मुझे तो पूछते नहीं थे, मैं खर्चा क्यों करूं। जिस फादर ने बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि हम अपना जीवन जिए, उसकी आखिरी रिचुअल्स के लिए हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। दुनिया में इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। एनीवे, हमारे बच्चे क्या करेंगे नहीं पता, हमें अपने लास्ट रिचुअल की तैयारी आज ही करनी है। एंड द बेस्ट वे इज, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आप होल लाइफ पॉलिसी खरीद लो, जैसे LIC का जीवन आनंद है। 15 साल, 20 साल, 30 साल की जो भी पॉलिसी टर्म लेना है आप लीजिए। 15 साल कंप्लीट, आपको लगभग 2-2.5 गुना पैसा वापस मिल जाएगा। आपकी मेच्योरिटी आपको मिल गई। लेट से आपने 5 लाख का पॉलिसी खरीदा था, 15 साल में आपको 12-15 लाख मिल गया। अब कभी भी डेथ होगी, आज से 30 साल बाद डेथ होती है, 40 साल बाद डेथ होती है, तो LIC दोबारा से 5 लाख रुपया हमारी फैमिली को देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल लाइफ पॉलिसी। चाहे आप किसी भी कंपनी से खरीदे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो जो पैसा मिलेगा, अगर सही से क्लेम हमारे बच्चों ने, ऑब्वियस है बच्चे करेंगे, सही से क्लेम डाल दिया, तो क्रीमेशन से पहले वो 5 लाख रुपया अकाउंट में गिर जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां 7 दिन के अंदर क्लेम देती हैं। तो इस पॉलिसी को कभी इग्नोर ना करें। अपने लास्ट फंक्शन को किसी और के भरोसे ना छोड़ें, खुद उसकी तैयारी करके जाएं। चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज, अगर चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज की प्लानिंग करनी है तो यहाँ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस का यूलिप स्कीम या चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान हमारे हेल्प कर सकता है। रिटायरमेंट की तैयारी करनी है दोस्त, म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई स्कीम्स नहीं हो सकता। द बेस्ट वे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज म्यूचुअल फंड और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड स्टेट प्लानिंग, बच्चों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं तो परिवर्तन ज्वाइन करिए, वहां पे आपको 100 करोड़ का चिल्लड़ म्यूचुअल फंड से कैसे मिलेगा, ये हमारे राजीव शर्मा सर सिखाएंगे। तो दिस इज द वे ऑफ प्लान आवर फ्यूचर। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सिनारियो 1, थोड़ा सा टाइम नहीं, अभी हमारे पास काफी टाइम है, हमने 1.5 घंटे की बात करी थी। सिनारियो 1 कहता है कि अगर आपका बच्चा 3 साल का है और आप चाहते हैं कि उसके हायर एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपए आपको मिले, और 15 साल बचा है, तो आज आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कैसे निकाल सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में लें और प्ले स्टोर पे जाएं। पहले मैं अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाऊं, 1 सेकंड दीजिए मुझे। मैं आप लोग को एक्चुअल प्रैक्टिकल करा के दिखाता हूं कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। जस्ट अ सेकेंड। Recording in progress. मैं इसे होस्ट बना दूं ताकि मैं आप लोगों को शो कर सकूं। मैं को होस्ट, यस। चलिए, मैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी इस स्क्रीन को 2 मिनट के लिए ऑफ करने वाला हूं। मैंने इसे ऑफ किया और अब स्क्रीन शेयर करने की बारी आएगी।
मेरा स्क्रीन सबको शो हो रहा है? यहाँ पे आप सामने देखेंगे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर ओपन करिए और यहाँ पे डालिए एक नाम FINANCIAL, फाइनेंशियल कैलकुलेटर। और कुछ लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं ये देख सकूं कि कुछ लोग इसको यूज कर रहे हैं। जब आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर में आ रहे हैं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे व्हाइट कलर का एक कैलकुलेटर बना हुआ है और गोल्ड, यहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं, इसे आपको डाउनलोड करना है। मेरे फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैंने इसे डाउनलोड करने के बाद ओपन किया और ओपन करते ही आप यहाँ देखोगे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आया TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमने TVM कैलकुलेटर को कैलकुलेट किया और ये एक कैलकुलेटर हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। हमारा क्वेश्चन क्या था? बच्चा मेरा 3 साल का है, 15 साल बाद मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, यही है। तो यहां देखिए ऊपर क्या लिखा है कैलकुलेटर में, प्रेजेंट वैल्यू, पेमेंट और फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में जाइए और 20 लाख रुपए यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 20 लाख रुपए कब चाहिए? 15 साल बाद। उसके नीचे एनुअल रेट, फिर पीरियड्स, पीरियड्स में कर दीजिए 20 लाख, 20 साल, और यहाँ कंपाउंडिंग में कर दीजिए एनुअल। ड्रॉप डाउन आ जाएगा, वहां से एनुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अब 20 साल बाद मुझे, 15 साल बाद मुझे 20 लाख चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? राइट साइड में, प्रेजेंट वैल्यू के राइट साइड में देखिए एक बटन बनाया हुआ है, उस बटन पे जाइए और सिंपली क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 20 लाख ही आ रहा है। हमने क्या गलत किया? हमने एनुअल रेट नहीं डाला कि कितने रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे। लेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10%। चूंकि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो 10% के हम डिस्काउंटिंग फैक्टर डालेंगे और फिर से प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। अगर 20 साल बाद हमें 15 साल बाद, पीरियड 15 था ना, मैं इसे 15 कर लेता हूं। अगर 15 साल बाद हमें 20 लाख रुपए चाहिए दोस्त, तो आज 4,78,484 रुपए हमें जमा करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड वन टाइम कैलकुलेशन। अपने फ्यूचर के एक्सपेंस को प्रोटेक्ट, क्या मैंने बोला था? सबसे पहले अपनी जरूरतों को पहचानिए और मनी टर्म्स में तोड़िए। भाई मेरा बच्चा 3 साल का है, 15 साल बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो आज कितना लगाऊं? तो हमने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, हमने क्या किया, फाइनेंशियल कैलकुलेटर के द्वारा ये पता लगा लिया कि अगर आज मैं 4,78,000 रुपए जमा कर दूं तो 15 साल बाद मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब क्या 4,78,000 रुपया हर कोई जमा कर सकता है? आंसर इज नो। बट बच्चे की पढ़ाई की जरूरत है तो सबको तो उसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी ना, तो इन्वेस्टमेंट तो करना है। तो हम इसको मंथली कैसे कर सकते हैं? तो मंथली 15 साल में कितना महीना होता है? तो सबसे पहले तो इसे चेंज करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करिए, कैलकुलेटर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ कैलकुलेटर ओपन किया, 15 साल में 12 महीना, तो कितना टोटल महीना हो गया? 180 महीना ऑटोमेटिक आ गया। 180 महीने में मुझे 20 लाख जमा करने हैं। ठीक है, तो 180 महीने के नीचे कंपाउंडिंग आया हुआ है दोस्तों, कंपाउंडिंग को ड्रॉप डाउन में जाइए और मंथली सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अब हम मंथली पता करेंगे। और मंथली के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना। पीवी के नीचे आप देखिए लिखा हुआ है PMT। PMT का मतलब होता है पेमेंट इन टर्म्स। PMT पे क्लिक कर दीजिए। अगर हम 4,825 रुपए हर महीना जमा करें तो हम 15 सालों में अपने बच्चे के लिए 20 लाख रुपया 10% के रेट से जमा कर सकते हैं। सिंपलर एंड इजियर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए
प्लानिंग हमने 12% के हिसाब से करी, तो कितना रुपए जमा करना पड़ेगा? 4,000 रुपए। अब सोचिए 4,000 रुपए आप हर महीने जमा कर रहे हो 20 लाख के लिए 15 साल, और मार्केट ने 12% की जगह 20% का रिटर्न दे दिया। अभी हमने रिटर्न देखा था ना, 22 और 23%। मार्केट ने 20% का रिटर्न दे दिया, तो 4,000 में कितना पैसा मिल जाएगा? अब उल्टा करिए, फ्यूचर वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए। 20 लाख सोचा था, मिला 44,66,000। अगर मार्केट 50% गिर भी जाएगा ना, तब भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर हम सेफ्टी पे जाते हैं कि नहीं सर, हम तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, हमें एफडी में आरडी करना है, बैंक में आरडी का रेट 6% चल रहा है, तो फ्यूचर में आपको 20 लाख चाहिए अपने बच्चे के लिए, मिलेगा सिर्फ 11,64,000। ये कैलकुलेटर है दोस्तों, इसका यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इन्वेस्टमेंट में, ये पता करने में कि हम कितना पैसा हर महीने निकाल सकते हैं। सेम एक और है कि करेंट एज 40 है, रिटायरमेंट उसे 60 में होना है, यानी 20 साल बचा है, 5,000 रुपया हर महीना लगाना चाहता है, तो क्या करेंगे इसे पता करने के लिए? यहाँ पीएमटी, क्योंकि हर महीना जमा करना चाहता है, तो -5,000 करेंगे, फ्यूचर वैल्यू हटा दीजिए, एनुअल रिटर्न 15% हमने ले लिया, और 20 साल में 240 महीने होता है, तो अगर कोई 240 महीने 5,000 रुपए लगाता है तो उसे कितना रुपया मिलेगा? उसे मिलेगा 74,86,000 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, जो कैलकुलेशंस हम इस फाइनेंशियल कैलकुलेटर के द्वारा सीख सकते हैं और कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए एक और लास्ट चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। चलिए मैं वो लास्ट में दिखाऊंगा, पहले इस पीपीटी को कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर नहीं, मैं उसे आप लोगों को दिखाई देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। एक और एक्सेल मैंने बना रखा है जो मेरे ख्याल से आप सभी को जानना चाहिए। या देखिए, प्लानिंग के लिए टाइम देना पड़ता है। मेरे ख्याल से मेरा एक्सेल सबको दिख रहा है, रिटायरमेंट प्लानिंग विद सिप प्लस SWP। कोई भी एक आदमी या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, सो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं मोहित जी को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, मोहित जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मोहित वर्मा जी। जी सर। सर आपकी एज क्या है? 38। 38। आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ए में लास्ट, यहाँ नीचे देखेंगे SIP स्टार्ट एज, या इसे बोल सकते हैं करेंट एज। यहाँ 20 साल से मैंने स्टार्ट किया है, 20 साल से लेके 60 सालों तक, यानी रिटायरमेंट एज मैंने 60 लिया है। तो हमारे साथ मोहित जी हैं, अगर मोहित जी 5,000 रुपया हर महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ 5,000 रुपया, और हर महीने 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एक, जो मोहित जी सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका रिटर्न 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 32 बोला था ना मोहित जी आपने? 48। 38। 38। तो ये रहे मोहित जी का 38 पे हम आ गए। 38 पे आके जब हम देखते हैं कि मोहित जी को कितना पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे, यानी मोहित जी के पास 22 साल बचे हैं रिटायरमेंट के। अगर मोहित जी 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,03,53,295 रुपया
15% के दर से ये रिटायरमेंट तक बचा सकते हैं। ये तो हुआ फंड। अब अगर यहाँ पे आप लोग एक और देखोगे, मैंने एक और यहाँ पे SWP करा हुआ है, यानी मैं पैसा मान लीजिए 8% के हिसाब से निकाल रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे कुछ पैसा हर महीना मिलता रहे। तो यहाँ आप देखेंगे मोहित जी, अगर 1,03,53,295 रुपया तो इनका कॉर्पस बना। अगर ये 8% पैसा हर महीने निकालते हैं तो इनको 69,000 रुपया हर महीने मिलेगा रिटायरमेंट के लिए। क्वाइट हैंडसम अमाउंट। लगाया 5,000, विड्रॉ करेंगे 69,000, फिर भी 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जस का तस बना रहेगा। बना नहीं रहेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि 15% के हिसाब से मेरा फंड बढ़ रहा है और मैं निकाल सिर्फ 8% के हिसाब से। अब चूंकि हमारा रिटर्न हर महीना बढ़ता है, हमारा इनकम हर महीना इंक्रीज करता है, सो लेट से मोहित जी हर साल 1,000 रुपया अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, यानी इस साल 5,000, अगले साल 6,000, उसके अगले साल 7,000, उसके अगले साल 8,000, ऐसे करके अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक साल बढ़ा रहे हैं, 1,000 रुपया हर साल बढ़ा रहे हैं, तो 38 साल के बाद वही रिटर्न जो 1 करोड़ था वो 2,14,00,000 रुपया हो जाएगा। और पर मंथ ये 1,43,000 रुपया विड्रॉ कर सकते हैं अपने फंड से। तब भी उनका फंड जस का तस पड़ा रहेगा, ग्रो होगा, और जब भी दुनिया छोड़ के जाएंगे 70, 80, 90 सालों में, बच्चे को करोड़पति बना के जाएंगे। दोस्तों, छोटा सा इन्वेस्टमेंट का मैंने एग्जांपल आपको दिया है। अगर किसी की एज, हमारे बीच में अगर कोई है जो 25-26 साल के हैं, आप देखो आप कितना पैसा बना लोगे। 35 साल आपके पास बचा हुआ है, लगभग 16,39,00,000 रुपया बंदा बना सकता है। तो कितना बना सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सोच नहीं है। 10,000 रुपया अगर बचा सकते हैं तो आप रिटर्न देखो कितना हो जाता है। एक 20 साल का बंदा अगर आज जॉब करना स्टार्ट किया, आजकल के बच्चों की इनकम सबको पता है बहुत हाई है, अगर 20 साल का बंदा आज से 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, सिर्फ 10,000 रुपये, तब भी वो 31 करोड़ रुपया बनाता है अपने लाइफ में, सिर्फ 10,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करके। और अगर 2,000 रुपया हर महीने बढ़ा दे तो कितना बना लेगा? 70 करोड़ के आसपास। तो देखने में लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। ये हो सकता नहीं है दोस्तों, ये चीजें ऑलरेडी मार्केट में पिछले 15 सालों में मैंने देखा है। तो आप सभी से मैं बोलूंगा, अपने आप को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने आप को ग्रो कराइए। हमने तो जो गलतियां करनी थी कर ली, अब हमारे जनरेशन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनके दिमाग में इन्वेस्टमेंट की बातों को इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, वेल्थ क्रिएशन डिमांड करता है डिसिप्लिन, पेशेंस, लॉन्ग टर्म अप्रोच, नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड गुड एडवाइजर। एडवाइजर के बिना आप और हम सफल नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटर की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट में एडवाइजर की जरूरत होती है। एक चीज और याद रखिएगा, एवरीवन्स इन्वेस्टमेंट जर्नी इज डिफरेंट, डोंट कंपेयर योर्स विथ अदर्स। दूसरे के साथ कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करिए। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया होऊंगा। मेरे से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं। हैप्पी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। मेरी फर्म का नाम काइजन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है एंड वी वैल्यू ऑन रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप बियॉन्ड एडवाइजिंग। थैंक यू सो मच। मैं इस मीटिंग को यहीं पे एंड कर रहा हूं और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को क्लोज कर